नमस्कार दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ सभी बढ़िया होंगे और अपनी पढ़ाई नियमित रूप से कर रहे होंगे। तो दोस्तों बिना समय गंवाए स्टार्ट करते हैं। आज हम आपको करवाएंगे राजस्थान पुलिस कांस्टेबल की जो एग्ज़ाम हुई थी 14 जुलाई 2018 उसकी शिफ्ट 2। तो चलो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, नीचे दिए गए डेटा एबीसी कंपनी की बिना गियर वाली दुपहिया मोटरसाइकिलों की बिक्री से संबंधित जानकारी दर्शाता है। यानी कि एबीसी कोई कंपनी है और उसकी मोटरसाइकिल की बिक्री यहाँ पर दिखाई गई है इस चित्र के द्वारा। अब इस चित्र से ये पूछा गया है कि पिछले वर्ष की तुलना में किस वर्ष बिक्री में कमी आई। यानी कि पिछले साल जो बिक्री हुई है उससे अगले साल कम बिक्री किस वर्ष में हुई है। यानी कि जैसे किसी वर्ष में 100 हुई है तो उससे अगले में यानी कि 99, 90 जो भी है कम होनी चाहिए। तो हमने देखा जब पहला कुछ ये देखा 2002, तो 2002 में 2 मिलियन की बिक्री हुई है, 4 में और देखा तो 4 मिलियन की। फिर हमने देखा 2006 में, तो 2006 में देखो 4 और 2 के बीच में आ रही है इसकी बिक्री। इसका मतलब 2006 में जो बिक्री हुई है वो 3 मिलियन हुई है। जब हम पिछले साल से कंपेयर कर रहे हैं यानी कि 2004 से कंपेयर करेंगे तो यहाँ पर 2006 में कम बिक्री हुई है। और देखेंगे आगे किसी में भी नहीं हुई कम, जैसे 2008 में देखेंगे 6 मिलियन बिक्री, 10 में देखेंगे 6 मिलियन बिक्री और 12 में देखेंगे तो यहाँ पर 7 मिलियन है और 14 में देखेंगे तो 8 मिलियन है, 2016 में देखेंगे तो 10 मिलियन है। तो ऐसी केवल एक ही साल है जिसमें पिछले साल की तुलना में कम बिक्री हुई है, वो साल है 2006। तो हमारा उत्तर क्या आ जाएगा 2006। अगला देखते हैं दोस्तों। प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग ज्ञात करें। अब यहाँ पर दो चीज दे रखी है, n प्राकृतिक संख्याओं का वर्गों का योग, ये फॉर्मूला दे रखा है। इसके बाद दूसरे नंबर पर दे रखी है n एक धनात्मक पूर्णांक है। चार ऑप्शन दे रखे हैं, ए पर्याप्त है, दो पर्याप्त है या एक या दो पर्याप्त है, दोनों ही पर्याप्त हैं। तो देखो दोस्तों, प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग ज्ञात करने के लिए एक सूत्र है, इसे आप लिख भी सकते हैं। तो केवल यही पर्याप्त है, यानी कि n गुणा में कोष्टक n+1 कोष्टक बंद कोष्टक चालू 2n+1 कोष्टक बंद बटे में 6। यदि यहाँ पर किसी प्राकृतिक संख्याओं का वर्ग पूछा हो तो हम इस सूत्र को लगा देंगे, यानी कि प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग ज्ञात करने के लिए इस सूत्र का इस्तेमाल करते हैं। तो केवल एक ही पर्याप्त है। अगला देखते हैं दोस्तों, हमारा उत्तर हो जाएगा केवल एक ही पर्याप्त है। ये सूत्र आप लिख लीजिएगा, प्राकृतिक संख्याओं का वर्गों का योग। प्राकृतिक संख्याओं का योग ज्ञात करना होता है तो हम लिखते हैं n कोष्टक n+1 कोष्टक बंद बटे में 2, यानी कि प्राकृतिक संख्याओं का योग ज्ञात करना होता तो हम लिख देते हैं यहाँ पर n कोष्टक n+1 बटे में 2। अगला देखते हैं दोस्तों, ये बटे में 2 है इसके। अगला देखते हैं, शकुंतला की आयु ज्ञात करें। यदि शकुंतला की आयु अपने पोते यानी कि शकुंतला के पोते शशि की आयु से 60 वर्ष अधिक है। दूसरे नंबर पर दे रखा है शशि की वर्तमान आयु 3 वर्ष है। अब हमें बताना है क्या एक नंबर का ही पर्याप्त है शकुंतला की आयु बताने के लिए, या दूसरे नंबर का, या दोनों ही चाहिए। तो देखो दोस्तों, जब हमें पता है कि शकुंतला है उसकी आयु ज्ञात करनी है तो पहले में पता है कि शकुंतला है वो पोते शशि की आयु से 60 वर्ष अधिक है। जब हमें शशि की आयु पता लगेगा तभी हम शकुंतला की आयु बता पाएंगे। यानी कि जैसे शशि की आयु यहाँ पे 2 नंबर पर दे रखी है कि शशि की वर्तमान आयु 3 वर्ष है, तो शकुंतला की 60+3 यानी कि 63 हो जाएगी। तो हमें इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए दोनों ही चाहिए, यानी कि 1 और 2 दोनों ही हमें आवश्यक है। तो हमारा जो उत्तर हो जाएगा वो 4 नंबर हो जाएगा, यानी कि 1 और 2 दोनों ही आवश्यक है। अगला देखते हैं दोस्तों,
दिए गए सादृश्य में अगली आकृति का चयन करें। प्रश्न आकृति दे रखी है और अगली आकृति पूछ रखी है। तो जब हमने यहाँ पर देखा तो ये देखो वृत्त को आधा कर रखा है और वैसी ही आकृति ऊपर चढ़ा रखी है। जब हमने अगले में देखा तो ऊपर वाली आकृति मान लो हमने यहाँ पर ऐसे घुमा दी तो ये राइट साइड में इधर चली गई। तो इसी टाइप से हम यहाँ पर देखेंगे तो ये त्रिभुज जो आधा काट रखा है तो ऊपर वाले को हम इधर ले जाएंगे राइट साइड में। तो इस टाइप से जो चित्र बनेगा वो सी में बनेगा। तो हमारा उत्तर हो जाएगा सी। अगला देखते हैं। दिए गए सादृश्य में अगली आकृति का चयन करें। प्रश्न आकृति दे रखी है। अब यहाँ पर क्या है कि देखो ये जो त्रिभुज है इसको काट रखा है और अगले में क्या कर रखा है, एक को उल्टा कर दिया और दूसरे को वैसे ही रहने दिया, यानी कि ऊपर वाले को उल्टा कर दिया। तो इसी टाइप से यहाँ पर देखेंगे, एक को वैसे रहने देंगे नीचे वाले को और ऊपर वाले को उल्टा करके यहाँ यूं कर देंगे। तो ऐसी आकृति केवल बी में बन रही है। तो हमारा उत्तर बी हो जाएगा। हमें देखना है इन दो में प्रश्न में क्या करा है, उसी के अनुसार हमें इस आकृति को चेंज करना है। अगला देखते हैं। असंगत की पहचान करें। यहाँ पर दे रखा है एन। अब देखो एन इसमें भी बन रहा है, देखो ये एन इसमें भी बन रहा है यहाँ पर। अब इसमें एन बन रहा है क्या, एन इसमें नहीं बन रहा। एन इसमें बन रहा है, देखो इसमें भी एन बन रहा है। तो ऐसी आकृति केवल सी है जो अलग है, क्योंकि सभी में एन आकृति छिपी हुई है। तो हमारा उत्तर हो जाएगा सी। अगला देखते हैं। निम्नांकित आकृतियों में से असंगत आकृति की पहचान करें। देखो जब असंगत आकृति पूछी है तो हमें देखना है कि तीन आकृतियों में आपस में क्या संबंध है और चौथी आकृति इन तीन आकृतियों से कैसे अलग है। तो हमें तीन आकृति एक जैसी देखनी है, उनके संबंध। जब हमने यहाँ पर देखा तो देखो तीन आकृति ए बी और सी, ये तीनों आकृतियों का एक छोर खुला हुआ है, यानी कि इधर का हिस्सा मुंह खुला हुआ है। जबकि डी आकृति ऐसी है जो पूरी तरह बंद है, यानी कि गोल है, इसका मुंह कहीं से भी नहीं खुला। तो अलग जो है वो डी है। अगला देखते हैं, तो डी आ जाएगा। असंगत आकृति की पहचान करें। देखो यहाँ पर ये दे रखा है ए बी सी डी। तो ये तीनों देखो मुद्राएं हैं और ये कोई मुद्रा नहीं है, इसलिए ये असंगत हो जाएगी। यहाँ पर असंगत आकृति नहीं है, असंगत की पहचान करवा रहा है। अगला देखते हैं। असंगत की पहचान करें। अब देखो हमें जब भी असंगत की पहचान करनी होती है तो हमें देखना होता है कि इन तीन आकृतियों में एक जैसा संबंध हो और चौथी आकृति इन तीनों से भिन्न हो। उसका जब हम पता लगाएंगे तो देखो यहाँ पर तीन, पहली में जब हमने देखा तो ये एक आकृति है, यहाँ पर दो है, यहाँ पर भी दो है। अब देखो इन तीनों में कोई भी आकृति आपस में एक दूसरे को काट नहीं रही, जबकि डी में ये आकृति एक दूसरे को काट रही है। तो हमारा उत्तर हो जाएगा डी। अगला देखते हैं। निम्नलिखित शब्दों के लिए सर्वाधिक उपयुक्त वेन आरेख का चयन करें। मार्शल आर्ट, कुंग फू और कराटे। देखो दोस्तों हमने पिछले पेपर में बताया था कि जब भी ऐसे वेन आरेख से कोई प्रश्न पूछे तो देखो क्या है वेन आरेख का मतलब क्या होता है। वेन आरेख का मतलब जैसे दो चित्र एक दूसरे को काट रहे हैं, यानी कि ये ए है और ये बी है। तो इसका मतलब ये जो भाग काट रहा है दोनों का, ए और बी का, तो यानी कि ए का कुछ भाग बी है और बी का कुछ भाग ए है। जब दो चित्र एक दूसरे को हल्का काट रहे हैं तो इसका मतलब उन दोनों का कुछ भाग आपस में मिल रहा है। जब दो चित्र एक दूसरे को बिल्कुल नहीं काटते, मना होता है स्पष्ट क्वेश्चन में, तो इसका मतलब वो दोनों के भाग आपस में कभी नहीं मिलेंगे। तो यहाँ पर देखो वेन आरेख से ये बताया है कि मार्शल आर्ट एक फाइटिंग होती है, तो उसी के ये दो भाग हैं कुंग फू और कराटे। तो कुंग फू और कराटे में तो कोई मैचिंग नहीं होती, इसलिए इन दोनों का वेन आरेख अलग बनाया है। और ये दोनों ही कुंग फू और कराटे दोनों ही मार्शल आर्ट के पार्ट हैं, इसलिए ये मार्शल आर्ट के अंदर मान लिया हमने एक सर्किल मार्शल आर्ट का मान लिया, एक सर्किल कुंग फू का मान लिया, एक सर्किल कराटे का मान लिया। तो हमने देखा कुंग फू और कराटे तो ये तो दोनों में आपस में कोई संबंध नहीं है, इसलिए ये दोनों वेन आरेख अलग बना दिए।
अब ये दोनों ही मार्शल आर्ट के भाग हैं, इसलिए मार्शल आर्ट को हमने ऊपर बना दिया। तो इस टाइप से हमारा उत्तर हो जाएगा 2 नंबर का। अगला देखते हैं, दी गई आकृति में वर्गों की संख्या ज्ञात करें। देखो दोस्तों, जब भी वर्गों की संख्या ज्ञात करनी हो तो हमें यहाँ पर देखना है कि कितने ये वर्ग बन रहे हैं। जैसे ए, यहाँ पर सीधा सा इसका हम फॉर्मूला बताएंगे आपको। यहाँ ये देखना है कि जैसे यहाँ पर 1 है, 2 है, 3 है और 4 है। अब ये देखना है कि इधर भी 4 ही बन रहे हैं क्या। जब हमने इधर देखा तो इधर भी 4 बन रहे हैं, 3 4। जब सेम आकृति ऐसे बन रही हो तो आपको क्या करना है, एक जैसे 4 है यहाँ पर, चार वर्ग बन रहे हैं दोनों साइड, तो आपको क्या करना है, 1 से लेकर 4 तक संख्याओं का वर्ग कर लेना है और उनका जो मान आएगा उसे जोड़ लेना है। जोड़ने पर जो परिणाम आएगा वो ही वर्गों की संख्या होगी। यानी कि यहाँ पर यदि ये 5-5 कॉलम होते दोनों साइड, तो हम क्या करते, 1 से लेकर 5 तक की संख्या लेते और उनको वर्ग करते। वर्ग करने पर जब जोड़ते, जोड़ने पर जो परिणाम आता है वही हमारा वर्गों की संख्या होती। जैसे देखो, जैसे हमने यहाँ पर क्या करा है, हमने यहाँ पर लिख दिया 1 2 3 और 4। जब हमने 1 2 3, क्योंकि यहाँ पर दोनों साइड 4 है, इधर भी 4 बन रहे हैं, इधर भी 4। अब इनका हम वर्ग कर लेंगे। जैसे 4 का वर्ग करेंगे तो 16 आ जाएगा और 3 का वर्ग करेंगे तो 9 आ जाएगा। उसी टाइप से 2 का वर्ग करेंगे 4 आएगा, 1 का वर्ग करेंगे तो 1 आएगा। अब इनको जोड़ेंगे तो 1 और 4 5, 5 और 9 14, 14 और 16 30। ये जो योग आएगा यही वर्गों की संख्या होगी। यानी कि हमें जब भी ऐसे प्रश्न में वर्गों की संख्या बतानी हो तो हमें ये देखना है कि दोनों साइड सेम कॉलम है क्या। जब सेम कॉलम हो, यानी कि जैसे 4 हो, 5 हो, 10 हो, कितने भी हो, तो 1 से लेकर उतने जितने कॉलम हैं उनका वर्ग कर लेंगे। वर्ग करने पर जो मान आएगा उसको जोड़ेंगे, जोड़ने पर जो परिणाम आएगा वही वर्गों की संख्या होगी। तो अगला देखते हैं दोस्तों, प्रणीता उत्तर दिशा की ओर चल रही है। वह बाएं मुड़ती है और फिर से बाएं मुड़ती है, अंत में वह दाएं जाती है। अभी वह किस दिशा में चल रही है। दोस्तों, जब भी बाएं या दाएं मुड़ने वाले प्रश्न आए, यानी कि बाएं दाएं मुड़ रहे हैं और दूरी नहीं दी हो, यानी कि कितने मीटर चलने के बाद बाएं मुड़ रहे हैं, कितने मीटर चलने के बाद दाएं मुड़ रहे हैं, इस टाइप से नहीं दिया हो, यानी कि केवल बाएं और दाएं दे रखा हो, तो हमें क्या करना होता है, हमें प्रश्न में देखना होता है कि कितनी बार वो बाएं मुड़ा है, कितनी बार वो दाएं मुड़ा है। जब हमने इसमें देखा तो 1 बाएं हो गया और 2 बायां, यानी कि बाएं बाएं की जब हम गिनती देखें तो बाएं हो गया ये 2 बार और दाएं की गिनती देखें तो दाएं हुआ है 1 बार। हमें सीधा ये देखना है बाएं और दाएं। अब इन दोनों का अंतर, यानी कि कौन सा ज़्यादा है, बाएं ज़्यादा है, तो 2 में से 1 घटा देंगे, 1 दायां घटा देंगे तो 1 बायां बच जाएगा। यानी कि प्रणीता पहली बार उत्तर दिशा में चल रही थी सीधी, और 1 बार जब वह बाएं मुड़ेगी तो यानी कि अब ये सीधी चल रही है तो इसका बायां इधर हो जाएगा। तो दोस्तों, अब वह पश्चिम दिशा की ओर जा रही है। यानी कि हमें ये जैसे यहाँ पर तो केवल 3 बार दे रखा है, अगर 10 बार भी दे रखा होता है, यानी कि 10 बार दाएं और 9 बार बाएं, इस टाइप से भी दे रखा होता तो हम 10 में से 9 घटा देते। यानी कि कुल हमें देखना है कि कितनी बार दाएं और कितनी बार बाएं हैं, तो ज़्यादा में से कम घटा देंगे तो जो बचेगा उतनी बार हम मोड़ देंगे। जैसे दाएं मुड़ बच रहा है तो दाएं मोड़ देंगे और बाएं बच रहा है तो बाएं मोड़ देंगे। तो देखो, हमने यहाँ पर सीधा क्या करा है, 2 बाएं आए और 1 दाएं आया, तो 2 में से 1 घटाकर हमने 1 बार बाएं, यानी कि बाएं 1 बच गया, 1 बार हमने बाएं मोड़ दिया। उत्तर में तो वो चल ही रही थी, तो देखो इसका उत्तर आ गया पश्चिम। अगला देखते हैं, निम्नांकित आकृति का दर्पण प्रतिबिंब ज्ञात करें। देखो दोस्तों, हमने पिछले पेपरों में भी आपको बताया है कि दर्पण प्रतिबिंब का मतलब होता है जो चीज राइट साइड में है वो लेफ्ट साइड में हो जाएगी, लेफ्ट में है वो राइट में हो जाएगी। जबकि जल प्रतिबिंब का मतलब होता है कि जो चीज ऊपर है वो नीचे हो जाएगी, यानी कि उत्तर में है वो दक्षिण में हो जाएगी, दक्षिण में है वो उत्तर में हो जाएगी।
तो अब यहाँ पर प्रश्न में पूछा है कि दर्पण प्रतिबिंब क्या है। दूसरा एक तरीका और है कि यदि आपको पेपर हार्ड कॉपी में मिल रहा है तो आप पेपर को यूँ चेंज करके देख लेंगे, तो आपको जो आकृति का दर्पण प्रतिबिंब देखना है वह आपको दिखेगी उल्टे पेपर में, तो दर्पण प्रतिबिंब ही दिखेगा। यदि उल्टा करने के बाद पेज को और यूँ उत्तर से दक्षिण कर देंगे तो वो जो आकृति दिखेगी वो आपको जल प्रतिबिंब दिखेगा। तो देखो दोस्तों, ये तो रही पेपर उल्टा करने के बाद। हम यहाँ पर सीधा देख सकते हैं कि जैसे राइट लेफ्ट हो जाएगा, लेफ्ट राइट हो जाएगा, यानी कि जब इस आकृति को हम दर्पण में देखेंगे तो ये वाले जो चित्र, ये जो हिस्सा है इसका, ये इस कॉर्नर में आ जाएगा, यानी कि अब तो लेफ्ट साइड वाले में ये राइट में आएगा। तो देखो राइट में जब हमने देखा तो इन तीनों में है, ये तो एक चित्र ही अलग हो गया, ये तो हमारा है ही नहीं। फिर हमने देखा कि देखो इधर वाला हिस्सा छोटा आ जाएगा, तो देखो इसमें दोनों ही ये बराबर आ गए, ये भी नहीं है हमारा। फिर हमने देखा कि देखो इन दो में दोनों छोटा है बाएं साइड का हिस्सा, लेकिन देखो यहाँ पर ये ऊपर वाले छोर में राउंड वाले में दो बिंदी लगी हैं, जबकि इसमें ये बिंदी नहीं लगी, तो हमारा उत्तर क्या बच जाएगा, ए। तो हमारी जो आकृति होगी दर्पण की वो ये वाली होगी। फिर से बता रहा हूँ कि जब भी हम दर्पण प्रतिबिंब देखते हैं तो जो दाएं वाला हिस्सा है वो बाएं साइड हो जाएगा, बाएं वाला हिस्सा दाएं साइड हो जाएगा। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से उस व्यक्ति का चयन करें जो अन्य विकल्पों से भिन्न है। तो देखो दोस्तों, यहाँ पर ये सारे ही वैज्ञानिक हैं और ये MS धोनी इनसे भिन्न है। अगला देखते हैं, किसी विशिष्ट कोड में CUP को FX लिखा जाए तो उसी कोड में TEA को क्या लिखा जाएगा। हमने देखना होता है जब भी कोडिंग डिकोडिंग के प्रश्न आते हैं तो हमें ये देखना होता है कि ये इसने कैसे बदला है, यानी कि क्या संबंध है इन दोनों में, वही हमें जो पूछा है उसमें करना होता है। तो देखो हमने देखा C से जब F करा है इसने तो 3 जोड़ दिए, U क्योंकि C का 3 नंबर है और F का 6 नंबर है, 3 जोड़ दिए। U को देखा हमने तो U का 21 है, X का 24 है, यहाँ पर भी 3 जोड़ दिए, P का 16 है, S का 19। यानी कि जब इसने अगली संख्या बनाई है तो पिछली में 3 3 जोड़ दिए। तो अब देखो यहाँ पर TEA को हमें बदलना है, तो T 20 नंबर का होता है। आपको कोडिंग डिकोडिंग के प्रश्नों को हल करने के लिए एक A से Z तक सभी नंबर जो हैं उनके याद होने चाहिए, यानी कि जैसे आपको बोला जाए कि P का क्या है तो आप तुरंत पता होना चाहिए P का 16 है। F का पूछा जाए, कोई भी किसी का भी पूछा जाए तो आपको तुरंत बताना चाहिए कि ये नंबर है, तभी आप इन प्रश्नों को हल कर पाओगे। वैसे तो हल कर दोगे अगर थोड़ा रुक के भी आप बता पाओगे तो, लेकिन क्या है कुछ क्वेश्चन ऐसे जटिल आते हैं उनमें आपको संबंध देखने के लिए ज़्यादा वक्त लगेगा। तो हमने देखो T20 है, 20 के बाद 3 जोड़ेंगे तो W23 आएगा, यानी कि पहला W होना चाहिए तो इसमें भी नहीं है, पहला W और इसमें भी नहीं है। अब देखो E 5 नंबर पर है, जब 3 जोड़ेंगे तो H आना चाहिए, तो H इसमें भी है और इसमें भी है। अब देखो A 1 नंबर पर है, 3 जोड़ेंगे तो D आना चाहिए 4 नंबर पर, तो इसमें है, तो हमारा उत्तर D हो जाएगा, ये वाला चौथे नंबर का। अगला देखते हैं दोस्तों, राधिका की बहन ज्योति है और ज्योति के पिता की बहन राधिका से किस प्रकार संबंध है। देखो दोस्तों, जब राधिका और ज्योति दोनों बहन है तो इन दोनों के पिता भी एक ही हैं और इनके पिता की बहन इन दोनों की ही क्या लगेगी, बुआ। तो यहाँ पर ये हमारा उत्तर हो जाएगा, इनका बुआ लगेगी वो। अगला देखते हैं, दिए गए कथनों को सही मानते हुए यह निर्धारित कीजिए कि इनके आधार पर दोनों निष्कर्षों में से कौन सा निष्कर्ष अनुसरण करता है। कथन, कुछ अंगूर नीले हैं, कुछ काजू मटर हैं। अब देखो दोस्तों, यहाँ पर क्या करना है, हमें ये जो कथन दे रखा है इसी के अनुसार निष्कर्ष बताना है। तो हमें क्या करना है, इसे वेन आरेख से करना है। वेन आरेख से करने से हमें क्या होगा, हम गलती करने की संभावना नहीं रहेगी। जब हमने वेन आरेख बनाया हमने मान लिया कि ये जो चित्र है ये अंगूर का है, ठीक है। अब देख आगे बताया है कि कुछ अंगूर नीले हैं। अब हमने मान लिया कि ये जो अंगूर का कुछ भाग है वो नीला है, यानी कि ये जो हिस्सा आ रहा है
अंगूर का ये हमने नीला मान लिया, इसको नीला मान लिया। अब आगे दे रखा है कि कुछ काजू मटर है, हमने ये मान लिया ये जो चित्र है ये काजू का है। ठीक है, अब ये काजू का कुछ भाग हमने काट दिया और हमने मान लिया कि कुछ भाग ये जो कट रहा है ये मटर है, क्योंकि प्रश्न में दे रखा है कुछ काजू मटर है। अब इसी से हमें निष्कर्ष बताना है। निष्कर्ष है कि कुछ अंगूर लाल हैं। क्या कुछ अंगूर लाल हैं? कहीं हमें संबंध दिख रहा है? ऐसा हो सकता है? नहीं। अब आगे पूछा है दूसरा, कुछ काजू नीले हैं। क्या काजू और नीले का कोई संबंध दिख रहा है? देखो दोस्तों, पहला जो निष्कर्ष है कुछ अंगूर लाल हैं, यानी कि लाल शब्द का तो कहीं पर भी हमें इस्तेमाल नहीं करा कथन में। लेकिन दूसरा बोल रहा है कि कुछ काजू नीले हैं। तो ये देखो, नीले और काजू का कहीं संबंध हमें बताया है। अगर ये देता कि भाई कुछ काजू नीले हो सकते हैं, अगर ऑप्शन में ये देता कि कुछ काजू नीले हो सकते हैं, तो ये बात ऑप्शन में सही होती। लेकिन ऐसा नहीं दिया, इसने ये कहा कि कुछ काजू नीले हैं। अब है का तो हमें पता नहीं, ये संभावना है, तो संभावना में ऐसा ये नहीं निकल सकता कुछ काजू नीले, ये संभावना है, स्पष्ट नहीं है। तो ना तो निष्कर्ष एक निकलेगा और ना ही निष्कर्ष दो निकलेगा। इसमें अगर देता कि कुछ काजू नीले हैं, हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं, कुछ मटर नीले हो सकते हैं, तो बिल्कुल हो सकते हैं, इस टाइप से संभावना देता तो वो उत्तर हमारा हो जाता। अगला देखते हैं, कथनों को पढ़े और दी गई जानकारी से तर्क संगत और सही निष्कर्ष की पहचान करें। कथन दे रखा है कि एक त्रिभुज में 3 भुजाएं होते हैं, एक षष्ठकोण में 6 भुजाएं होती हैं, तो निष्कर्ष है कि एक बहुभुज में कई भुजाएं होती हैं। तो देखो दोस्तों, हम बता रहे हैं आपको, ये आप चाहे नोट कर सकते हैं, 3 या अधिक भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति बहुभुज कहलाती है। 3 या उससे अधिक भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति बहुभुज कहलाती है। तो अब देखो निष्कर्ष, एक बहुभुज में कई भुजाएं होती हैं, बिल्कुल एक बहुभुज में 3 से अधिक भुजा, 3 या 3 से अधिक भुजाएं होती हैं, यानी कि कई भुजाएं होती हैं। तो ये निष्कर्ष सही निकल रहा है, यानी कि ये जो उत्तर है ये गलत दे रखा है इसमें, ये निश्चित रूप से सही है। 3 या उससे अधिक भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति बहुभुज कहलाती है। 2 भुजाओं से कोई भी आकृति नहीं बनेगी, 3 या उससे अधिक। अगला देखते हैं, कथनों को पढ़े और दी गई जानकारी से सही तर्क को पहचान करें। कथन, पहाड़ी और कोहरे वाले क्षेत्रों में यातायात संकेतों के लिए अधिक तीव्रता के प्रकाश का उपयोग किया जाना चाहिए। देखो दोस्तों, यहाँ पर कथन दे रखा है और उसी के अनुसार तर्क देना है। तर्क जो भी हम देते हैं वो विवेक से देना होता है, यानी कि जो सही होता है वही हमें तर्क देना है। अब देखो, हाँ, तर्क में देखो, हाँ, कोहरे वाले क्षेत्रों में यातायात दुर्घटनाओं से बचने के लिए उपयुक्त क्षमता के प्रकाश संकेतों का प्रयोग किया जाना चाहिए। देखो दोस्तों, ये बात सही है, क्योंकि प्रकाश अधिक रहेगा कोई भी व्हीकल का, तो कोहरे में थोड़ा दिखाई देगा, क्योंकि यदि प्रकाश यानी कि लाइट ही कम रहेगी किसी व्हीकल की, तो सामने वाला व्हीकल उन्हें नहीं दिखेगा। तो पहला निष्कर्ष निकल रहा है। दूसरा है, नहीं, इस प्रकार की अधिक तीव्रता वाले प्रकाश में बिजली की खपत। देखो दोस्तों, यहाँ पर बिजली की खपत से ज्यादा इंपॉर्टेंट है दुर्घटना से बचना, तो इसलिए यहाँ पर केवल 1 नंबर का तर्क सही है। अगला देखते हैं, कथनों को पढ़ें और दी गई जानकारी से तर्क संगत और सही पूर्व धारणा की पहचान करें। कथन, आजकल राहुल के व्यस्त कार्यक्रमों की वजह से उनसे मिलना कठिन हो गया, यानी कि राहुल है वो कोई अपने कार्यक्रम में व्यस्त रहता है, इसलिए उसे समय नहीं मिलता मिलने के लिए। अब देखो, पूर्व धारणा क्या हो सकती है? राहुल आजकल व्यस्त है, बिल्कुल व्यस्त है, तभी तो मिल नहीं पा रहा। भाई प्रश्न कथन में दे रखा है राहुल एक राजनेता है। देखो दोस्तों, यहाँ पर राहुल एक राजनेता है ऐसा कुछ हमें कथन में नहीं दिया है। ये कोई सामान्य व्यक्ति या कुछ अभिनेता भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है, जरूरी थोड़ी है नेता है वो ही बिजी रहते हैं, और व्यक्ति भी बिजी रह सकते हैं। तो केवल निष्कर्ष एक ही, ये जो पूर्व धारणा है वही निकल रही है। अगला देखते हैं, श्रृंखला में अनुपस्थित अक्षर के लिए सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प का चयन करें। यहाँ पर दे रखा है A B F J। अब देखो दोस्तों, यहाँ पर देखेंगे हम क्या संबंध है इनका।
तो हमने देखा ए और बी में 1 बढ़ा दिया, बी और एफ में 2 और 4 6 यानी कि 4 बढ़ा दिया, फिर इसमें भी 4 बढ़ा दिया यानी कि 4 4 बढ़ाता जा रहा है। जब हमने जे में 4 बढ़ाया तो जे 10 और एन 14 यानी कि एन आएगा पहला अक्षर, तो ये दोनों तो हमारे उत्तर हो नहीं सकते। अब देखो यहाँ पर एन आ गया, एन 14 है ना। अब एन में जब हम 4 जोड़ेंगे तो 14 और 4 18, तो 18 नंबर किसका है? पी 16 क्यू 17 और 18, तो ये हमारा उत्तर हो जाएगा। अगला देखते हैं। इस प्रश्न में ये जो पेपर है इसमें आकृति वाले प्रश्न बहुत ज़्यादा पूछे हैं, तो आकृति वालों को भी आप थोड़ा पढ़ सकते हैं, यानी कि अभ्यास कर लें एक्स्ट्रा। तो अब देखते हैं, श्रृंखला में अनुपस्थित अक्षरांक के युग्म के लिए सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प चयन करें। ये श्रृंखला दे रखी है और इसके आगे ये प्रश्नवाचक चिन्ह दे रखा है, ये बताना है कि इनसे संबंधित कौन सा है चारों में से। तो हमने देखा 6 और 2 8, 8 और 4 12, यानी कि पहले 2 जोड़ा फिर 4 जोड़ा फिर 18 6 जोड़ दिया। अब हम 18 में 8 जोड़ेंगे, क्योंकि 2 4 6 8 का नंबर आ गया, तो 18 और 8 26, पहला जो होना चाहिए वो 26 होना चाहिए, तो इसमें भी नहीं है और इसमें भी नहीं है। अब देखो यहाँ ABCD में देखते हैं, F 6 है, यहाँ पर G 7 है, यानी कि 1 जोड़ दिया, फिर 7 में I या 9 है तो यहाँ 2 जोड़ दिया, फिर 9 के बाद यहाँ L 12 है तो यानी कि 3 जोड़ दिया, तो हम 4 जोड़ेंगे अब, क्योंकि 1 2 3 बढ़ता जा रहा है क्रम। तो L 12 है, 12 में हम जब 4 जोड़ेंगे तो 12 4 16, और 16 नंबर पर जो ABCD में जो क्रम है वो P का है, तो इसका मतलब 26 P, ये हमारा उत्तर हो जाएगा। अगला देखते हैं, श्रृंखला में 5 9 13 17 में 15वां पद क्या होगा। देखो दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये अधिकतर स्टूडेंट्स के समझ में नहीं आता, यानी कि अधिकतर स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को छोड़ के आते हैं। हर पेपर में ये क्वेश्चन पूछा गया है, लेकिन इसके पूछने के तरीके अलग अलग हो सकते हैं। तो देखो दोस्तों, यहाँ पर आपको देखना है कि क्या दे रखा है, यानी कि इनका संबंध क्या दे रखा है। तो हमने देखा कि 5 और 4 9, 9 और 4 13, 13 और 4 17, यानी कि 4 4 बढ़ते गए, यानी कि ये जो श्रेणी है ये समांतर श्रेणी है। जब भी किसी संख्या में जोड़ या घटाव लगातार क्रम चलता रहता है तो वो श्रेणी समांतर श्रेणी कहलाती है। और समांतर श्रेणी में यदि कोई पद ज्ञात करना होता है तो हमें क्या करना है, इसका एक सूत्र है, आप लिख सकते हो, प्रथम पद यानी कि प्रथम पद प्लस जो भी पद ज्ञात करना है, यानी कि NY यानी कि 15वां पद ज्ञात करना है यहाँ पर, तो 15 माइनस 1 गुणा में ये जो श्रेणियों में जो अंतर चल रहा है उसको हम यहाँ पर गुणा कर देंगे, यानी कि यहाँ पर 4 का अंतर चल रहा है, 4 जुड़ रहा है तो यहाँ 4 प्लस का आ जाएगा। तो देखो, प्रथम पद हमारे पास 5 है, और यहाँ पर हमने जब 15 में से 1 घटाया तो 14 आ गया, 14 गुणा में 4 करा तो 56 आ गया, और 56 और 5 जब हमने जोड़ा तो हमारे पास 61 आ गया, यानी कि 15वां जो पद है वो क्या है, 61। 15वां पद है 61। अब देखो, 15 पदों का योग ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, यदि योग पूछता तो हम क्या करते, वैसे तो यहाँ पर 15 पद ही पूछा है तो 61 बता देंगे, लेकिन यदि ये पूछता 15 पदों का योग तो हम क्या करते, यानी कि 15/2 गुणा में प्रथम पद प्लस अंतिम पद, यहाँ पर ये कर देते, तो ये 15 पदों का योग आ जाता। योग वाला हमने इसलिए बताया कि पिछले जो पेपरों में पूछा है वो योग का पूछा है। अगला देखते हैं, कथनों को पढ़ें और दी गई जानकारी से तर्क संगत सही निष्कर्ष की पहचान करें। कथन, सरकार को सीमाओं पर कार्य करने वाले सैनिकों को दुर्गम क्षेत्र भत्ता देना चाहिए। सीमाओं पर जो कार्य कर रहे हैं उन सैनिकों को दुर्गम क्षेत्र भत्ता देना चाहिए। तर्क क्या है, हाँ, यह देश के लिए अत्यधिक कठिन काम करने वाले सैनिकों की कर्तव्य निष्ठा में बढ़ोतरी करेगा। नहीं, दूसरा है, नहीं, यह सार्वजनिक धन का व्यय है। देखो दोस्तों, जो सीमा पर जो सैनिक कार्य कर रहे हैं उनके कर्तव्य निष्ठा में बढ़ोतरी ही सही है, क्योंकि वो हमारे देश के लिए कार्य कर रहे हैं तो उन्हें दुर्गम क्षेत्र भत्ता देना चाहिए। तो ये वाला पहला नंबर का सही है, केवल तर्क एक सशक्त है। अगला देखते हैं,
कथनों को पढ़ें और दी गई जानकारी से तर्क संगत और सही निष्कर्ष की पहचान करें। कथन, दुकानदार ने संजय से कहा, इनमें से यह 3 दरवाजे वाला फ्रिज आपकी ज़रूरत के हिसाब से उपयुक्त होगा। यानी कि संजय किसी दुकान पर फ्रिज खरीदने गया और दुकानदार ने संजय से कहा कि आपकी आवश्यकता अनुसार ये 3 दरवाजों वाला फ्रिज ही ठीक रहेगा। अब देखो पूर्व धारणा क्या हो सकती है। भाई संजय को एक फ्रिज की आवश्यकता है, बिल्कुल सही है भाई, जब फ्रिज की आवश्यकता थी तभी तो दुकान पे गया फ्रिज वाली पे, ठीक है, पहले नंबर की सही है। दूसरी है कि फ्रिज में 3 दरवाजे हैं, भाई दुकानदार बता रहा है ना कि ये 3 दरवाजे हैं फ्रिज में, तो दोनों ही बात सही है। तो हमारा जो उत्तर होगा तीसरे नंबर का होगा, 1 और 2 दोनों ही अंतर्निहित हैं। श्रृंखला में अनुपस्थित अक्षरांक के समूह के लिए सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प का चयन करें। देखो ये श्रृंखला देखनी है और इसके बाद हमें इसके अनुसार ऑप्शन बताना है। तो 10 और 3 13, 13 3 16, 16 3 19, इसका मतलब अगला जो आएगा वो 22 आएगा। तो 22 देखो किसी में नहीं दिया, केवल इसमें ही दिया है, तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, ये वाला। अगला देखते हैं। श्रृंखला में अनुपस्थित संख्या के लिए सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प का चयन करें। यहाँ पर सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प मांग रहा है, तो यहाँ पर देखो 3 और 2 5, 5 और 4 9, 9 और 2 11, फिर 4, फिर 2 और 4, यानी कि यहाँ पर जो अंतर चल रहा है 2 का, 4 का, 2 का, 4 का, फिर 2 का, इन दोनों के बीच में 2 का, फिर यहाँ पर 4 का। तो अगला जो क्रम आएगा वो बीच में 2 का आएगा। तो 21 और 2 23, यहाँ पर क्रम दे रखा है, पहले 2 जोड़ें फिर 4, फिर 2 जोड़ें फिर 4, फिर 2 जोड़ें फिर 4, इस टाइप से ये क्रम चलता रहेगा। अगला देखते हैं। यदि Q का अर्थ प्लस है, J का अर्थ गुणा है, T का अर्थ माइनस है, K का अर्थ भाग है, तो 35 के 5Q 4J 8T2 का मान क्या होगा। देखो दोस्तों यहाँ पर इस प्रश्न को उत्तर देखने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें इनका मान रखना होगा। यानी कि जैसे हमने 35, अब K का मान क्या है, K का अर्थ है भाग 5। अब हमें देखना है Q का अर्थ क्या है, तो Q का अर्थ है प्लस और उसके बाद है 4। अब 4 के बाद J है, J का अर्थ है गुणा, J गुणा, गुणा के बाद 8 है, 8 के बाद T है, T का अर्थ है माइनस। अब देखो हमें ये हल करना है। जब भी ऐसे प्रश्न आए तो सबसे पहले हम हल करते हैं, वो क्रम है आवृत्ति कोष्ठक का भाग गुणा प्लस माइनस। आवृत्ति कोष्ठक का तो है नहीं, यहाँ पर है भाग गुणा प्लस माइनस। तो यहाँ पर भाग वाले को सबसे पहले हल करेंगे, तो 35 में जब 5 का भाग देंगे तो 7 आ जाएगा, बीच में ये जो चिन्ह प्लस का है, फिर 4 गुणा में 8 करेंगे तो 32 आ जाएगा, और ये जो चिन्ह है ये माइनस का है 2। अब देखो 32 और 7 प्लस प्लस वाले जोड़ेंगे तो 39 आ जाएगा, और 39 में से जब 2 गया तो हमारे पास जो उत्तर आ जाएगा वो आ जाएगा 37। अगला देखते हैं। नीचे दिए गए डेटा एबीसी कंपनी की बिना गियर वाली कंपनी दोपहिया मोटरसाइकिलों की बिक्री से संबंधित जानकारी दर्शाता है। दिए गए वर्षों में से किस वर्ष सबसे अधिक वाहनों की बिक्री हुई है। देखो दोस्तों ये एबीसी कोई कंपनी है। फर्स्ट नंबर का जो प्रश्न था वो भी इसी से संबंधित था, उसमें ये पूछा था कि पिछले वर्ष की तुलना में किस वर्ष में कमी आई है बिक्री में। यहाँ पर ये पूछा है कि दिए गए वर्षों में से किस वर्ष सबसे अधिक वाहनों की बिक्री हुई है। तो देखो दोस्तों यहाँ पर सीधा सा दिख रहा है, सबसे ज़्यादा ऊंचा ग्राफ किसका आ रहा है, जो सबसे ज़्यादा ऊंचा ग्राफ आ रहा है ये 2016 का आ रहा है, तो सबसे ज़्यादा बिक्री 2016 में हुई है, तो इसका उत्तर 2016 हो गया। तो धन्यवाद दोस्तों, ये वीडियो पूरा हो गया, यानी कि ये जो एग्ज़ाम हुई थी उसके सभी क्वेश्चन हमने ले लिए हैं और आपको समझा दिए। यदि फिर भी किसी को कोई समझ में नहीं आया हो तो कमेंट करके कृपा करके ज़रूर बताएं। और दोस्तों यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद दोस्तों।